जाने आलम खाकी टीवी देखने वाले नाजरीन को वेलकम एंड खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, आपको मालूम है कि हम कुछ इंटेलेक्चुअल एक्सकर्शंस कर रहे हैं। इन वीडियोस में हम ह्यूमन सिविलाइजेशंस के बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें, हिस्ट्री की बड़ी बड़ी बातें, ह्यूमन सिविलाइजेशंस कैसे इवॉल्व हुई हैं, इसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम पिछले वीडियोस में एक दो में प्री एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन या टाइम्स और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में गुफ्तगू की थी। और आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है कैसे इवॉक हुआ, कैसे इंस्पायर हुआ और उसकी डेवलपमेंट्स में किन किन फैक्टर्स ने काम किया, तो उस पर मैं बात करने का प्रॉमिस किया था। तो इसी सिलसिले में आज दो कॉन्सेप्ट्स पर ब्रीफ समरी डिस्कशन आपके साथ करना चाहूँगा। मेरा मकसद इस पर, चूंकि थोड़े से टाइम में डिटेल बातचीत तो हो नहीं सकती, आप भी समझते हैं, मैं सिर्फ इशारों में बात करता हूँ, समरीज में बात करूँगा और आप फिर अपने स्टडीज में, अपने कोर्सेज में, यूट्यूब के जरिए या गूगल के जरिए आप इन पर डिटेल्ड डिस्कशन देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज हम शुरू करना चाहेंगे रेनेसांस से। रेनेसांस क्या चीज है? रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ। एक लफ्ज है जिसका तर्जुमा है रीबर्थ, यानी रीबर्थ किस चीज का? रीबर्थ जो है इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि जो पहले जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी उसके अंदर जो ग्रीक्स और रोमन सिविलाइजेशंस में जो इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए थे, डार्क एजेस के बाद ये डोरमेंट हो गए थे इस इंटरप्रिटेशन में। तो वो जब फिर ये तकरीबन ऑलमोस्ट 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अप टू अराउंड 17th सेंचुरी इंसानी सोच में एक जबरदस्त हलचल मच गई और वो तकरीबन जिंदगी के तमाम पहलुओं को अपनी लपेट में ले लिया, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। इसको रेनेसांस पीरियड कहते हैं। तो रेनेसांस पीरियड में जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो पहले ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस के आर्ट्स और फिलॉसफी, लर्निंग थी, वो हमने बीच में खो दिया था डार्क एजेस में। डार्क एजेस क्या हैं? 5th टू क्रिश्चियन इरा के हिसाब से 5th टू अराउंड 10-12 सेंचुरीज जो हैं ये डार्क एजेस कहलाते हैं। क्यों डार्क एजेस कहलाते हैं? इनका ख्याल ये है रेनेसांस थिंकर्स का कि इस दौरान जो हमारे इंटेलेक्चुअल एक रिगर था, जो अंडरस्टैंडिंग थी अपने दुनिया की और जो खोज लगाने का, एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस था, वो रोमन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन के फॉल के बाद 5th सेंचुरी के बाद तकरीबन ये डोरमेंट हो गई थी, उस रिगर के साथ आगे बढ़ नहीं रही थी। तो इसलिए डार्क एजेस शुरू हो गए थे। फिर इसके बाद इन्होंने ये रेनेसांस का प्रोसेस शुरू किया। मुझे बीच में थोड़ा ये बोलने दीजिए कि जब इन सेंचुरीज को वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डार्क एजेस कहते हैं, तो ये सारी दुनिया में डार्क एजेस नहीं थे, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। 6th सेंचुरी के बाद आप जानते हैं कि कोई 12th सेंचुरी तक एक खास सिविलाइजेशन दुनिया के अंदर इमर्ज हुई जिसने थोड़े से अरसे में दुनिया को अपने लपेट में लिया। उस सिविलाइजेशन को कहते हैं इस्लामिक सिविलाइजेशंस या मुस्लिम सिविलाइजेशंस। तो ये जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے دین اسلام کو انٹروڈیوس کیا اور اپنی زندگی میں کوئی 30-32 سال کے جو ٹائم ملا تھا اس کے اندر جو ٹیچنگز کی دین اسلام کی، اس کے نتیجے میں پھر بعد کے اندر مسلمز کہا جاتا ہے، اور اس میسج سے اتنے انسپائر ہوا ہے کہ وہ جو محدود عربین سوسائٹی تھی اس سے یہ اس پاور آف ریزن، ریشنالٹی، انسپریشن اور تھنکنگ کے ذریعے انہوں نے اپنے لائف کو ری آرگنائز کیا، جس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نالج جنریٹ کی، سوسائٹی کو بیٹر گورن کرنے کے سکلز ڈیولپ کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ریزن کا، ریشنالٹی کا بہت سٹرونگ یوز کیا۔ آپ میں سے کوئی بھی قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ مس نہیں کر سکتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ ورسز کے اندر انسان کو دعوت فکر دی جاتی ہے، سوچنے کی دعوت دی جاتی ہے، اپنے اوپر، کائنات پر، زمین و آسمان پر، دن رات کی تبدیلی پر، 4 موسموں پر، ہر چیز پر سوچنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ بہت سارے تھنکرز افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ جو اسپرٹ تھا ایکسپلوریشن کا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ 13 سینچری کے بعد ڈوینڈل ہوا، اور اس کے بعد پھر اسلامی سویلائزیشنز کا زوال آیا، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن پرائمریلی یہ جو فلاورنگ ہوئی تھی وہ پرائمریلی ریزن کی وجہ سے، ایکسپلوریشن کی وجہ سے، امپیریکل ڈیولپمنٹس کی وجہ سے جو ہے ایک ورلڈ سویلائزیشن کی طرح ابھرے۔ اور جب بہت سارے کنٹریز کو کنکر کیا تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں کوئی تباہی نہیں مچائی، بلکہ ان کنٹریز کی سویلائزیشن کو ٹھیک ٹھاک ڈیولپ کیا۔ اور اگر یہ صرف جیسا کہ بتایا جاتا آرمیز کی وجہ سے، فورس کے ذریعے ان کو کیپچر کیا گیا تھا، میں بھی سرٹن کیسز میں ایسا ہی ہو، لیکن جب وہ ہٹ جاتے ہیں، جب اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، پھر لوگ اپنی مرضی پہ آ جاتے ہیں، تو اگر وہ فورس کے تحت تھا تو اپنے اوریجنل فیتھ میں چلے جاتے، کچھ لوگ چلے بھی گئے ہوں گے، لیکن اوورآل اس دنیا کے سویلائزیشن میں آج ہم جانتے ہیں اور 56-80 کنٹریز کے اندر مسلم میجورٹی ہے، اس وقت اراؤنڈ 1+ بلین مسلمز جو ہیں اس دنیا میں، ان کی تعداد ہے۔ کرسچین ٹریڈیشن کے بعد مسلمز میں جو ہے میجورٹی میں ہیں۔ لیکن جو پوائنٹ یہاں پہ ہم سویلائزیشن کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، ریلیجن کے لحاظ سے نہیں، تو مسلم سویلائزیشن کی فلاورنگ اس قدر پاورفل ہوئی کہ 9th 10th سینچری کے اندر جو مسلمز نے جو گریک ٹریڈیشن تھا، رومن ٹریڈیشن تھا، وہ ڈفرینٹ انداز سے انٹلیکچولی اس کے ساتھ انگیج ہو گیا۔ آج تک مشہور ہے اور ویسٹرن رائٹرز بھی قبول کرتے ہیں کہ جو بہت کچھ گریک نالج کا ویلتھ تھا وہ مسلمز نے اپنے لحاظ سے عربک میں ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد انٹرسٹنگلی انف عربک سے پھر واپس ویسٹرن لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہونے لگی۔ وہاں سے یہ پھر نئے فلاورنگ ویسٹرن ورلڈ کے اندر پیدا ہو گئے یہ 12th-13th سینچری کے بعد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 8th 9th 10th 11th اور 12th سینچری تک مسلم جو کلچرل ڈیولپمنٹ ہے وہ اپنے پیک کو پہنچتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ 1256-58 کے رینج میں جو مسلم خلافت ہے بغداد میں، وہ منگولز جو ہیں وہ ڈسٹروائے کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا فورس آتا ہے جو مسلمز کو بہت حد تک بہت بڑا دھچکا دیتا ہے، ایک طرح سے مسلمز کا ایک لانگر ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہسٹورینز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوا تھا سویلائزیشن، بلکہ ایکچولی وہ سپلنٹر ہو گیا تھا ڈیفرنٹ ریجن میں، تھوڑا بہت دھچکا لگا تھا لیکن آہستہ آہستہ پھر واپس رائز ہونے لگا تھا۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کے لیے 12th اور 13th سینچری میں نئی تھنکنگ کا آغاز ہو گیا، اور کوئکلی اس رینیسانس کے نتیجے میں
हुआ ये कि चूंकि नॉलेज डिफ्यूज हुआ, कॉमन लोगों तक नॉलेज पहुंचने लगा, नए नए थिंकर्स पैदा हो गए, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तकरीबन 1440 में गटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को एक नया फॉर्म दिया, जिसकी वजह से मास प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ, और उसके नतीजे में उसने इस इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को स्टिमुलेट किया। क्योंकि जब नॉलेज डिफ्यूज हो जाता है, नॉलेज हर शख्स के हाथ में आ जाता है, नॉलेज हर शख्स के लिए अवेलेबल होता है, तो हर शख्स क्रिएटिवली जब वो नॉलेज यूज करता है तो ऑब्वियसली सोसाइटी में डेवलपमेंट होती है। फिर उसके नतीजे में सोशल डेवलपमेंट भी, जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, सोसाइटीज के रिलेशंस हैं, उनका गवर्नेंस है, इस पर भी इम्पेक्ट आ जाता है। और होते होते फिर जो ह्यूमन एथिक्स है, उसके अंदर भी चेंजेस आ जाती हैं। जिस अंदाज से पहले डिफाइन करते थे मर्द का रोल क्या है, औरत का रोल क्या है, बच्चे कौन होते हैं, ये तमाम, ये सब रीडिफाइन होने लगे इस रेनेसांस के अंदर। उन्होंने ग्रीक फिलॉसफी को, ग्रीक साइंसेस को एक तरह से रीडिस्कवर किया किसी भी तरीके से, या अरबिक के जरिए या अपने डायरेक्ट एक्सेस के जरिए उन्होंने उसका मुतालिया किया, और न सिर्फ मुतालिया किया बल्कि उससे कोसों मील दूर आगे निकल गए। उनको रीइंटरप्रेट किया, कुछ को रिजेक्ट किया, कुछ को रीडिफाइन किया, कुछ को अपने इस्तेमाल में लाया। होते होते जो अरिस्टोटल ने ह्यूमन सिविलाइजेशंस में मोर पावरफुली जो साइंटिफिक थिंकिंग का, इस दुनिया को साइंस के जरिए एक्सप्लेन करने और इंटरप्रेट करने की एक बिगिनिंग की थी, उसके ऊपर अरिस्टोटल के कंधों पर खड़े होकर बड़े बड़े थिंकर्स पैदा हो गए, जिन्होंने अरिस्टोटल के थिंकिंग से फायदा उठाया और उसको आगे लेके गए। वो सारे कल्चर्स में होता ना, अब ने जो कुछ कहा वो बस फाइनली ट्रू है, फाइनली इटर्नली ट्रू है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एक बड़ी खूबी है कि वो पिछले वालों को क्वेश्चन करते हैं, जो वैल्यूएबल है ले लेते हैं और उसको एक्सपांड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, री इंटरप्रेट करते हैं। अगर वो काम नहीं करती है तो रिजेक्ट करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल बहुत ही एक अहम थ्योरी जिसने मेरी नाफिस राय में बड़ा किरदार अदा किया, वो जियोसेंट्रिक थ्योरी था। जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब ये था कि दुनिया की हर चीज जो है, चांद, सितारे, सूरज वगैरह हमारे जमीन के इर्द गिर्द घूमते हैं, हमारी जमीन कायनात का मरकज है और सब चीजें हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो ये बहुत बड़े वो कदीम जमाने से कॉस्मिक थ्योरी थी, कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी थी, तो इसी को मानते थे। किसी हद तक फॉर द फर्स्ट टाइम कोपरनिकस ने 14th सेंचुरी में इसको क्वेश्चन किया और इसको अपसाइड डाउन किया। यानी कोपरनिकस का ख्याल था, कोई साइंटिफिकली एकदम प्रूव करने के काबिल नहीं था, लेकिन उसके कॉस्मोलॉजिकल स्टडीज उसको ये गाइड कर रही थी कि शायद ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमारी जमीन जो है मरकज है, बल्कि एक्चुअली जो हमारे ये सिस्टम है, सूरज के साथ जो चांद और हमारी जमीन के जो नौ सितारों का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर सूरज मरकज है और जमीन भी सूरज के गिर्द घूमती है, दूसरे सैयारों सितारों की तरह चांद भी। तो इसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें जमीन नहीं सूरज को मरकज करार दिया जाता। ओ, इस पर बड़ी लहदे हुई, लेकिन इंटरेस्टिंग लेना, बहरहाल वो अपनी जिंदगी मुकम्मल कर चुके और इस दुनिया से चल बसे कोपरनिकस। उसके साथ साथ एक और फलसफी थे, ब्रूनो, जिसने इन आइडियाज को, कोपरनिकस के आइडियाज को सपोर्ट किया और उसने कुछ और कॉस्मोलॉजिकल नई बातें की जो क्लर्जी को उस जमाने में बहुत पसंद नहीं आए। उन्होंने हाईली ऑब्जेक्ट किया और उसके नतीजे में उस बेचारे को उल्टा लटका के जिंदा स्टेक पे जलाया गया है, आग में, कि ये काफिराना बातें करता है। इसी तरह गैलीलियो जो था,
वो कोपरनिकस को डिस्प्रूव करने गया था, वो भी एक क्लर्जी मैन था, वो डिस्प्रूव करना चाह रहा था कि ये कोपरनिकस ने सारे फजूल बातें की है, सही बातें नहीं किया है, मैं ये प्रूव करूंगा कि जमीन मरकज है, कहा यूं जाता है। लेकिन जब उसने ये कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी स्टडी किया और उस जमाने में जिस भी फॉर्म में टेलीस्कोप था उसके जरिए जो ऊपर की दुनिया या नीचे की दुनिया का स्टडी किया, हम ऊपर नीचे कहते हैं, हालांकि ऊपर नीचे कोई चीज नहीं है, तो स्टडी किया, तो टू हिज अटर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट जो कुछ कोपरनिकस ने कहा था वो दुरुस्त निकला। तो उसने भी फिर सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि कोपरनिकस अनफॉर्चुनेटली गलत नहीं है, जो कुछ वो कोपरनिकस कह रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त है। और बहुत बड़ा शोर हंगामा बरपा हुआ, तो चुनांचे चर्च ने उसको गिरफ्तार किया, पहले उसको सजाए मौत सुनाई, फिर उसके बाद जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस की वजह से उसके सजाए मौत को जिंदगी भर उम्र कैद की सजा पाई, और उससे एक माफीनामा लिखवाया कि मेरे बाप का तौबा, आइंदा ऐसी बातें नहीं करूंगा, न मैं खुद करूंगा न मैं इस बात को फैलाऊंगा। तो उसके कोई भी पब्लिकेशन नॉलेज दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं करने का उन्होंने डिसीजन लिया, और उसको ये इतने बड़े इंटेलेक्चुअल को जो है जिंदगी भर जेल में गुजारना पड़ा। ये सब बातें क्यों हुई? ये एक बहुत लंबी चौड़ी और बहुत घनावना हिस्ट्री है जिसके अंदर थिंकर्स को जो कुछ अपने जमाने में आला बातें कर रहे थे उनको जमाने के लोगों ने क्या क्या सजाएं दी, कैसे कैसे तकलीफात में उनको रखा उनके इन आइडियाज के लिए। लेकिन नाज़रीन किराम, हुआ ये, दिलचस्पी की बात यह है कि द कैट वॉज आउट ऑफ द केज, बिल्ली निकल चुकी थी केज से, यानी ये बातें ऑलरेडी निकल चुकी थी। तो चुनांचे बहुत सारे जो इंक्विजिटिव माइंड के लोग होते हैं, जो थिंकिंग माइंड के लोग होते हैं, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, यार ये बातें इस तरह कर रहे थे, कहीं ये सच्ची बात तो नहीं है। उन्होंने वहां ये रिसर्च करना शुरू कर दिया, आइडियाज पे सोचना शुरू कर दिया, होते होते उनके सोसाइटीज से ये बातें बाहर निकलने लगी, लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सभी को पता चला कि जो कुछ कोपरनिकस, ब्रूनो और गैलीलियो कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है, और अपने जमाने के लोग दुरुस्त नहीं थे जिन्होंने उनको सजाएं दी। तो लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ग्रेव है, इंतहाई शदीद इम्पैक्ट है। और वो इम्पैक्ट ये था कि कहीं हमारे ये सारे नजरियात अपने बारे में, दुनिया के बारे में, बीमारियों के बारे में, वबाई बीमारियों के बारे में भी जो हमारे तस्वुरात हैं वो कहीं प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। छोटी सी मिसाल देता हूँ, मिर्गी की बीमारी। पहले जमाने में मिर्गी की बीमारी को कहते थे कि ये जिन्नात की वजह से, इसको किसी जिन ने पोजेस किया है इसलिए ये होता है, तो इस पे आयतें पढ़ोगे या इस पे तस्बीहात करोगे या जादू करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने एक्चुअल साइंटिफिक कॉज दरियाफ्त किया कि सर्टन मेंटल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये कॉज हो जाता है, और उन्होंने उसकी दवाई दरियाफ्त की। मेरे साथ एक साथ आर्टिस्ट थे, बड़े आर्टिस्ट, कहीं कंट्री से आए थे, मैं उनको कहीं लेके गया था। वो एक दिन उसको बेचारे को चक्कर आया, तो उसकी वाइफ ने कहा इसने सुबह को गोली नहीं खाई है, भूल गया था, तो इसलिए आज चक्कर आया। तो हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ा, काफी हैसल के बाद वो ठीक होश में आया। तो चुनांचे एक छोटी सी गोली खिलाने से अभी मिर्गी के मरीज जिंदगी भर सेहतमंद की जिंदगी गुजार सकते हैं। क्यों ये पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये कहीं जिन्नात या परियों का असर नहीं है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये जिस्म में है या अक्ल में है, सोच में है, ब्रेन में है, माइंड में है, यहाँ कहीं पे है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और उसका इलाज दरियाफ्त किया। यही साइंसदानों की, डॉक्टर्स की मेहरबानी है कि जिन्होंने रिसर्च करके 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 हमारे बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमें बताया कि भाई ये क्यों है।
اور غذا کے ذریعے، فوڈس کے ذریعے، میڈیسن کے ذریعے کیسے اپنے آپ کو بہترین صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس سائنس کی مہربانی، اس رینیسانس نے جو ایک آغاز کیا تھا، کوشچن کیا تھا کہ یہ جو ہم جنات، پریوں، بھوت وغیرہ کی وجہ سے جو بہت ساری بیماریوں کی وجہ بتاتے ہیں، یہ شاید وہ نہ ہوں بلکہ ایکچولی فزیکل کازز ہوں۔ یہ سائنس کا ایٹیچیوڈ، ایکسپیریمنٹ کر کے اور ان کے سولوشن دریافت کرنا، یہ ایک ایٹیچیوڈ نے جنم لیا۔ آہستہ آہستہ روجر بیکن اور بعد کے پھر تھنکرز نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور جو میں نے پہلے عرض کیا، اس کی وجہ سے سائنٹیفک ریولوشن آیا اور پھر انڈسٹریل ریولوشن آیا۔ انسانی زندگی ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو گئی اس ٹریڈیشنل لائف کے مقابلے میں جو ہم سوچتے ہیں۔ تو آج میرا وقت ہو گیا تقریباً، سو میں رینیسانس پہ بات، سوری انلائٹنمنٹ پہ بات نہیں کر پاؤں گا۔ میں اگلے ویڈیو میں انلائٹنمنٹ اور ایک دو اور پیریڈ جو اس کے پھر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو نالج سوسائٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک جو ہم پہنچے ہیں، اس پر مختصر گفتگو اگلے ویڈیو میں کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ سننے کا۔ تھینک یو۔